आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विभक्तियां एवं उनका प्रयोग। इससे पूर्व आपने पढ़ा था इस अध्याय का नाम कारक एवं विभक्तियां है, कारक एवं विभक्ति प्रकरण। तो पहले आपने कारक पढ़े, तत्पश्चात विभक्तियां एवं उनका प्रयोग। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तृतीया विभक्ति। तो आइए पढ़ते हैं तृतीया विभक्ति। संस्कृत व्याकरण कारक, आप कारक पहले पढ़ चुके हैं, तो हम केवल विभक्तियां रखते हैं, विभक्तियां एवं उनका प्रयोग। आज हम पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति तो पहला नियम, नियम एक। तो इस नियम एक का सूत्र क्या है? साधकतम करणम। साधकतम करणम। समझ में आया? साधकतम करणम। इसका अर्थ क्या है? अच्छा, एक चीज और, तृतीया विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक। ठीक है, कर्ण कारक। कर्ण कारक। तो अब साधकतम करणम का अर्थ क्या है? किसी कार्य को करने में किसी कार्य को करने में कर्ता जिस वस्तु की सहायता लेता है, किसी कार्य को करने में कर्ता जिस वस्तु की सहायता लेता है उसमें तृतीया विभक्ति तृतीया विभक्ति एवं करण कारक होता है।
ठीक है। जिस वस्तु की सहायता से कोई कार्य किया जाता है उस वस्तु में तृतीया विभक्ति होती है, और तृतीया विभक्ति में आप जानते हैं कि कौन सा कारक होता है, करण कारक। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। तृतीया विभक्ति एवं करण कारक, याद रहेगा ना। इन नियमों का हिंदी से संस्कृत के अनुवाद में महत्वपूर्ण स्थान है। बिना इन नियमों की जानकारी के शुद्ध अनुवाद नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस आते हैं कम से कम उनको समझना जरूरी है, तभी हम उनका उत्तर दे पाएंगे। अतः इन नियमों को सावधानी से गहराई पूर्वक तैयार करना है, ठीक है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण नेहा कलम से पत्र लिखती है। आपने देखा कि किसकी सहायता से पत्र लिख रही है, कलम की सहायता से, ठीक है। तो कलम में तृतीया विभक्ति होगी नेहा। अब इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, नेहा कलमेण पत्रम लिखति। ठीक है, नेहा कलमेण पत्रम लिखति। नेक्स्ट देखिए, वह मुख से दूध पीता है। संस्कृत अनुवाद देखिए, सह मुखेण दुग्धम पीबति। ठीक है, यानी सा जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है। सा तौते रूप होता है। सा माने वाह, तौ माने वे दोनों, और ते माने वे सब। अब आपने देखा कि ये प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष का एक वचन का करता है हमारा, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी। साथ ही हम ये देखते हैं कि हमारा काम किस काल में हो रहा है, तो वर्तमान काल में हो रहा है, अर्थात लट लकार में। तो लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा। ठीक है, पिब हमारी क्रिया है, धातु है, पिब धातु, पिब। ठीक है, तो इसके रूप जो है पिबत, पिबता, पिबंती, इस तरह से चलते हैं। तो सह मुखेण दुग्धम पिबत, समझ में आ गया होगा, है ना। सॉरी, यहाँ मुखेन होगा, मुखेन। सह मुखेन दुग्धम पिबत। मुखेन, एक और देख लीजिए, वह डंडे से सर्प मारता है।
सह दंडेन सर्पम मारयति। ठीक है, तो इस तरह से साधकतम करणम समझ आ गया होगा पहला नियम। ओके, नोट कर लीजिए इसे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम। नियम 2 क्या है देखिए, कर्तृकरण योष तृतीया। कर्तृकरण योष तृतीया। कर्तृकरण योष तृतीया। ठीक है, सॉरी ये अवग्रह नहीं होगा। कर्तृकरण योष तृतीया। अब इस सूत्र का अर्थ देखते हैं क्या हुआ। कर्मवाच्य और भाववाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। किसमें? यानी जब कर्मवाच्य हो, वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य, जैसे मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, मुझसे देखा नहीं जाता है, इस तरह से ये भाववाच्य है। तो इन दोनों के यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति एवं करण कारक होता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण, पहला उदाहरण है राम के द्वारा रावण मारा गया। अब इसमें जो है कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा। तो रामः रामौ रामाः रामम रामो रामान रामेण। अब तृतीया विभक्ति का एक वचन यानी कर्ता जो राम है, इसका तृतीया विभक्ति में एक वचन जो होगा रामेण रावणः हतः। समझ आ गया?
अच्छे से, वेरी गुड। उसके द्वारा खाया जाता है। उसके द्वारा खाया जाता है। एक कर्मवाची है, देख रहे हैं ना। तो अब उसके सामान्य वय होता है, तो सा तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः, तो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप हुआ तेन भुज्यते। तेन भुज्यते, समझ में आ गया ना। तो ये दोनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे कि कर्मवाच्य के कर्ता में जो है तृतीया विभक्ति होती है और तृतीया विभक्ति में करण कारक होता है। ठीक है। अब नियम 3 देखिए। तीसरा नियम, इसका सूत्र क्या है? सहयुक्त प्रधाने, सहयुक्त प्रधाने। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है, समझ में आया? देख लीजिए। सह सामम सह सामम सह साकम, सॉरी, सह साकम समम सार्धम, ये सूत्र है। सह साकम समम सार्धम। इन सभी का अर्थ होता है साथ। क्या अर्थ होता है? साथ। ठीक है। सह साकम समम सार्धम, इन सभी का अर्थ होता है साथ। के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति स्वाभाविक तृतीया विभक्ति होगी तो करण कारक होगा, है ना। लिखने की आवश्यकता नहीं, तृतीया विभक्ति होती। देख रहे हैं आप कि अगर कहीं साथ शब्द आ जाए, मैं मोहन के साथ विद्यालय जाता हूं, तो साथ शब्द के लिए जो है तृतीया विभक्ति लगेगी। ठीक है। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, सेंटेंस लेते हैं हम। मोहन के साथ
मोहन के साथ मैं नहीं जाऊंगा। मोहन के साथ मैं नहीं जाऊंगा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा देख रहे हैं आप। ये भविष्य काल है तो भविष्य काल की क्रिया लगेगी। समझ में आया? मोहनेन, अब यहाँ मोहनेन सह अहम न गमिष्यामि। समझ में आया? मोहनेन सह अहम न गमिष्यामि। या यहाँ साकम भी कर सकते हैं, मोहनेन साकम। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। हरि राम के साथ विद्यालय जाता है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन आगे कर देते हैं। हरि, इसका अनुवाद हम आगे कर देते हैं। हरि रामेण सह विद्यालयम गच्छति। तो समझ में आ गया होगा कि जहां पर सात शब्द आया हो तो वहां कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, क्लियर? नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ओके, आइए अब पढ़ते हैं नियम नंबर 4 यानी चौथा नियम। चौथा नियम देखिए। चौथा नियम, इसका सूत्र क्या है? एनांग विकारः इसका अर्थ क्या है? अर्थ देखिए, शरीर के किसी अंग में दोष होने पर, शरीर के किसी अंग में दोष होने पर
उस अंगवाची शब्द में, उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती, ठीक है। शरीर के किसी अंग में दोष होने पर उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण पहला उदाहरण देखिए, वह पैरों से लंगड़ा है। अब संस्कृत अनुवाद क्या होगा इसका? सह। अब आप देख रहे हैं कि पैरों से किस अंग में दोष है? पैरों में। तो पैरों पैर शब्द में जो है, पैर शब्द आएगा वो तृतीया विभक्ति का आएगा, ठीक है। शाह पादेन, ये तृतीया विभक्ति हुई पैर की। शाह पादेन खंजा, खंजा मीन्स होता है लंगड़ा। अस्ति, सह पादेन खंजा अस्ति, अस्ति स्तः संति, ये रूप है इसके। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के। अब यहाँ एक वचन है, लंगड़ा है, तो यहाँ अस्ति आएगा। सह पादेन खंजा अस्ति। निकिता कानों से बहरी है। किस अंग में दोष है? कान में। तो कान में तृतीया विभक्ति होगी। निकिता संस्कृत अनुवाद देखिए, निकिता कर्णाभ्याम कर्णाभ्याम बधिरो अस्ति। समझ में आ गया ना? तो आपने देखा कि जिस अंग विशेष में कोई दोष होता है, शरीर के जिस अंग विशेष में कोई दोष होता है, तो उस अंग विशेष में तृतीया विभक्ति होती है, यानी उसे हम तृतीया विभक्ति में प्रयोग करते हैं। ठीक। अब अगला नियम देखते हैं हम। नियम 5। नियम 5 क्या है? अहिता परिता समया निक्सा हा प्रति योगे अब।
अवितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अप। सूत्र का अर्थ क्या हुआ देखिए, सॉरी 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 वेरी सॉरी, ये तो क्रिया का नियम हो गया, सॉरी द्वितीय आगे आइए। अगला नियम है प्रकृत्यादि भी उपसंख्यानम। वेरी सॉरी भाई सूत्र के लिए, प्रकृत्या प्रकृत्यादि भी प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। इस सूत्र का अर्थ देखिए, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम यानी प्रकृत्यादि उपसंख्यानम, ये विच्छेदन होगा इसका। तो अर्थ देखिए, प्रकृति से, प्रकृति में स्वभाव, प्रकृति से यानी स्वभाव से, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, स्वभाव से। ठीक है, समझ आ रहा ना? प्रकृति से यानी स्वभाव से, या किसी कार्य को करने की विधि, किसी कार्य को करने की विधि, प्रकृति से यानी स्वभाव से, या किसी कार्य को करने की विधि में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति समझ आ गया होगा। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण पहला उदाहरण देखिए, प्रिया स्वभाव से सुंदर है। ठीक है, तो अब यहां देख रहे हैं स्वभाव, तो स्वभाव जो है तृतीया विभक्ति में होगा। तो सरला सॉरी प्रिया प्रकृत्या, प्रकृत्या मीन्स स्वभाव से, चारु मीन्स होता है सुंदर, चारु। ठीक है, समझ ना? प्रिया स्वभाव से सुंदर है, तो प्रिया प्रकृत्या चारु।
एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। दूसरा उदाहरण लेते हैं। बच्चा स्वभाव से सरल होता है। तो शिशु प्रकृत्या सरलः भवति। ठीक, तो इस तरह से ये पांचवा नियम हो गया, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब आइए अगला नियम पढ़ते हैं, छठवां नियम। नियम 6 क्या है? नियम 6, छठवां नियम है पृथक बिना नाना हिस अन्य तरस्या समझाया? पृथक बिना नाना व्यस्त तृतीय, पृथक बिना नाना भिस तृतीयान्यतरस्याम। यहाँ तृतीया शब्द रह गया भाई, सॉरी। नाना भिस तृतीयान्यतरस्याम, लंबा सूत्र है थोड़ा। तृतीया ने तृतीया अन्य तरस्या, अन्य तरस्या। तो उबिएगा नहीं, देखो समझ में आ जाएगा। अब भाई आपको परीक्षा पास करनी है तो स्वाभाविक है कि इनकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, हैं? पृथक बिना नाना व्यस्त तृतीया निश्रम तरस्यम है। पृथक बिना नाना भी अस्त्र। तो अब इसका अर्थ देखिए, पृथक बिना नाना, नाना माने मम्मी के पापा नहीं,
नाना माने होता है कई प्रकार के, अनेक। और बिना माने, जैसे मैं तुम्हारे बिना विद्यालय नहीं जाऊंगा, ठीक है। और पृथक माने होता है अलग। तो पृथक, बिना, नाना के योग में द्वितीय अथवा तृतीया विभक्ति होती है। देखिए, अब ये थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाता है, कई सूत्र होते हैं तो आप लोग बोर होने लगते होंगे। तो अगर ऐसा महसूस करेंगे तो फिर सफलता काफ़ी दूर हो जाती है। यही कारण है कि टेट और सीटेट की परीक्षा में बहुत सारे साथी तैयार रह जाते हैं, क्योंकि ना तो उनको कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिलता है और ना ही वो स्वयं मन लगाते हैं। तो इन्हीं दो कारणों से जो है वो वंचित रह जाते हैं उत्तीर्ण होने से। तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि त्रिणई है समुत्पन्नई है बध्यते मद्दंतिनः, यानी तिनकों तिनकों के द्वारा बनी हुई रस्सी के द्वारा मतवाले हाथी बांधे जाते हैं। तो एक एक नंबर की तैयारी करके ही आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा मन लगा करके पढ़िए। ओके, आइए अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सिंपल है। सूत्रों में कभी कभी ये भरने के लिए आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके आ जाता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो सूत्र जो है याद कर लीजिए, पृथक, बिना, नाना, व्यस्त, तृतीया, अन्य, तरस्या। हो गया, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखिए कि तुम्हारे बिना मैं नहीं पढ़ना चाहता। तुम्हारे बिना मैं नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा, संस्कृत अनुवाद क्या होगा देख लीजिए। त्वाम, अब ये तृतीया में है, त्वाम बिना अहम न पठितुम वांछामि। वांछाम, आपने कहा हिंदी में पढ़ा होगा कई बार कि वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। वांछित माने चाहा हुआ, ठीक है। अब ये द्वितीय विभक्ति में है। कौन सी विभक्ति है इसमें? द्वितीय। ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ऊपर आपने पढ़ा था कि द्वितीय और तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। तृतीया में तुम्हारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। आपने वो गाना भी पढ़ा सुना होगा, जिएंगे हम कैसे तुम्हारे बिना, हैं। तो इसी तरह से है, तुम्हारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। तो बिना का प्रयोग जब होगा तो द्वितीय या तृतीय का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए इसका संस्कृत प्रयोग देखिए।
त्वम बिना, सॉरी, त्वया, तृतीया में त्वया होगा, त्वया बिना अहम गृहम न गमिष्यामि। ठीक है, तो ये छठवां नियम हो गया। अब नियम सातवां देखते हैं, अंतिम नियम है, नियम नंबर 7। नियमों की जानकारी जब बहुत अच्छे से होगी भाई तभी अच्छा अनुवाद कर पाओगे, ठीक है, और अच्छे नंबर आएंगे। तुल्यार्थी है तुलोप मायाम, तुल्यार्थी है तुल्यार्थी है तुलोपमाभ्याम, तुल्यार्थी तुलोपमाभ्याम तृतीया। हिंदी अर्थ क्या है इसका, देखिए, तुलना यानी तुलना किए जाने वाले शब्द, तुलना किए जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे सम, ठीक है, समान, समाना, समाना, जैसे शब्दों के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, जब तुलना की जाए तो तुलना के लिए जो शब्द प्रयोग किए, जैसे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, कारण उदाहरण देखिए भाई, पिता के समान है, ठीक, तो कर्ण पित्रा, तृतीया विभक्ति में पिता का जो रूप होता है पित्रा, ठीक है, समम अस्ति, अब इसमें पिता, इसमें तृतीया विभक्ति है समम अस्ति, तो समझ में आ गया होगा, तुलना की गई है के समान, तो जिससे तुलना की गई है उसमें तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए, रेखा का मुख चंद्रमा के समान है, उपमान अलंकार है। ठीक है, तो रेखाया मुखम
ठीक है। रेखा याह मुखम चंद्रम तुल्यो अस्ति, सॉरी, मुखम चंद्रेण तुल्यो अस्ति, चंद्रेण तुल्यम अस्ति। ठीक, तुलना की गई है। तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आइए नियम 8, 8वां नियम, अंतिम नियम है। देख लीजिए 8वां नियम क्या है। नियम 8वां नियम। तो सूत्र क्या है इसका? अलम योगेन तृतीया। सूत्र है अलम योगेन तृतीया। ठीक, अब अलम का अर्थ क्या है? अलम माने में होता है मत या बस। जैसे किसी चीज के लिए मना करते हैं ना, आप खाना खा रहे हैं, कोई परोस रहा है, क्या बस अब हम खा चुके है ना। और इसका अर्थ मत भी होता है, जैसे मत जाओ, मत बैठो, हैं। तो अलम माने मत या बस, ठीक है। यानी अलम मत कौमा बस के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण पहला उदाहरण देखिए। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। क्या अनुवाद हो जाएगा? अलम विवादेन, अलम विवादेन। ठीक है, एक और वाक्य देख लीजिए उदाहरण के लिए। हंसो मत, अलम हंसते। ठीक, इस तरह से ये तृतीया विभक्ति से संबंधित जितने भी नियम हैं मैंने आपको पढ़ा दिए। सब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं कोई प्रश्न उठता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये मेरा हक बनता है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो आपके अच्छे भविष्य का आकांक्षी आरपी अवस्थी आपको नमस्कार करता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा।